देश की आर्थिक राजधानी और सपनों की नगरी मुंबई के लिए सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग के लिए नामांकन का दौर थम चुका है और आज से शुरू हो गया प्रचार का वो तूफान जो तय करेगा कि बीएमसी के किले पर किसका झंडा फहराएगा। और इस बार लड़ाई सिर्फ नगर निगम की सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व, विरासत और वर्चस्व की लड़ाई है। मुंबई की सड़कों पर आज इतिहास करवट ले रहा है। करीब 2 दशक के लंबे इंतजार के बाद उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे एक ही पाले में खड़े नजर आ रहे हैं और अपनी पारिवारिक और राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए दोनों ठाकरे ब्रदर्स एकजुट हुए हैं और ये इस चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। सवाल यह है कि क्या राज और उद्धव की ये जुगलबंदी शिव सैनिकों में वो पुराना जोश भर पाएगी जो कभी बाला साहब ठाकरे के दौर में हुआ करता था। और दूसरी ओर बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। डबल इंजन की सरकार का दावा है कि इस बार मायानगरी का मिजाज बदल जाएगा। वर्षों से बीएमसी पर काबिज रही सत्ता को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अपनी चाणक्य नीति लगा दी है, तो वहीं शिंदे अपनी असली शिवसेना की साख को भी मुंबई की जमीनी गलियों में साबित करने पर उतरेंगे। और इस बार बीएमसी का चुनाव खास इसलिए भी है क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट हो रही है। एक तरफ जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, शरद पवार की पार्टी, और दूसरी ओर है बीजेपी शिंदे की पार्टी मैदान में, और तीसरा जो गठबंधन है वो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और वीबीए का है। ऐसे में चुनाव पर सबकी नजर है और बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला। थोड़ा आंकड़े आपके सामने रखते हैं। बीएमसी की 227 सीटों पर 15 जनवरी को वोटिंग होना है और बीजेपी, शिवसेना और ठाकरे ब्रदर्स के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। 32 सीटों पर दोनों के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला है और इन सीटों पर कोई मजबूत तीसरे मोर्चे का उम्मीदवार मैदान में नहीं है और इसलिए लड़ाई इन दोनों के बीच में है। अब ऐसे में जो ठाकरे ब्रदर्स है उनके लिए क्या चुनौतियां हैं ये भी आप जानिए। चुनाव के लिए ठाकरे भाइयों ने संभाल ली है कमान और आज से संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार के अभियान और 10 दिन में 8 संयुक्त रैलियां करेंगे ठाकरे बंधु। जोश शोर से चल रही है संयुक्त मैनिफेस्टो की तैयारी। मैनिफेस्टो क्या होगा, दोनों भाई उस पर प्लानिंग कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के पुत्र दे रहे हैं इसको अंतिम रूप। वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए। अब जब 3 गुटों के बीच बीएमसी का महासंग्राम हो रहा है तो वो आंकड़े वो देखिए आप। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और शिवसेना इस बार डबल इंजन के विकास और हिंदुत्व के एजेंडे पर एक साथ है। बीएमसी की लड़ाई से पता चलेगा कि असली शिवसेना और मुंबई की विरासत किसके पास है। अब जो दूसरा गठबंधन है ठाकरे ब्रदर्स प्लस एनसीपी शरद पवार गुट का, अब इसमें आप देखिए इसका क्या एजेंडा है। मराठी मानुस, मुंबई की अस्मिता और इसको लेकर ठाकरे ब्रदर्स का जो ब्रांड है, एक मंच पर मराठी वोटों की बिखराव को रोकना और बीएमसी पर कब्जा मुख्य मकसद है। और जो तीसरा गठबंधन है वो है कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी का। अब इनका क्या एजेंडा है। कांग्रेस ने एमवीए के अलग होकर यानी महाविकास आघाड़ी से अलग होकर अब प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीबीए के साथ नया मोर्चा बनाया है। दलित, मुस्लिम और उत्तर भारतीयों के जो वोट हैं उनको एकजुट करने की इनकी पूरी कवायद है और जिस भी पाले में सेध लगेगा जीत हार का समीकरण बदल जाएगा। तो ये जो 3 गठबंधन हैं इनकी क्या रणनीति है वो हमने आपको बताया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सत्यप्रकाश, बहुत दिलचस्प इस बार का चुनाव होने वाला है। गठबंधन आप देखिए बड़ा उलटफेर हो गया है। ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं, एनसीपी एक साथ आ गई है, चाचा भतीजे भी साथ आ गए हैं और अस्तित्व की लड़ाई है। ठाकरे ब्रदर्स को अपने असली शिवसैनिक को और मराठी अस्मिता को साबित करना है और शिंदे को अपना असली शिवसैनिक साबित करना है और बीजेपी को भाई इस बार किसी भी कीमत पर बीएमसी की गद्दी पर भगवा लहराना ही है। बिल्कुल, देखिए महायुति की यही कोशिश है कि 30 वर्षों से जो शिवसेना के कब्जे वाली बीएमसी है उसे किसी तरह से अपना महापौर बिठाना, अपना कब्जा काबिज करना। इसके शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकमत हो गई है। अजीत पवार को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का पूरी तरह से रणनीति तैयार है कि किस तरह से जो है शिवसेना यूबीटी और मनसे को पता जो है करना है और लगातार यह कोशिश रहेगी कि महानगर पालिका 227 सीटों वाली पर सभी वार्डों पर जो है कब्जा जमाया जाए। हर विधायक को और सांसद को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने 6 वार्डों पर ध्यान रखिए। सांसद को भी जिम्मेदारी दी गई है 12 या 13 जो भी वार्ड आपके लोकसभा में आते हैं उनकी आपकी जिम्मेदारी है। रात दिन जो है बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है कि कैसे जो है
सुलझाया जाए। लगातार इंटरनल बैठक बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं जो विपक्ष में है, चाहे वो मराठी वोट को छोड़ दिया जाए, बाकी तो समाज दल के वोट है, चाहे विश्वकर्मा समाज हो या फिर उत्तर भारतीय समाज हो या मराठी समाज हो या दलित समाज हो, सभी को साधने के लिए कोई न कोई दल अपने अपने साथ लेकर उनके साथ सत्यप्रकाश, अभी तक जो बातें आई हैं, तीनों गठबंधन का एजेंडा लगभग फिक्स है। बीजेपी और शिंदे शिवसेना का हिंदुत्व वाला मामला है और ठाकरे ब्रदर्स मराठी मानुस की अस्मिता की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और वीबीए ये दलित और उत्तर भारतीयों को अपने पाले में लाने की कवायद कर रही हैं। तो किसका गेम यहां पे बनता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार अब धुआंधार शुरू हो चुका है? देखिए, देश में हिंदुत्व की लहर सबसे तगड़ी है और हिंदुत्व की लहर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहा है, लगातार लोगों से भी मुखातिब हो रहा है। जो लोग जो है हिंदुत्व को मानते हैं, एजेंडे को समझते हैं, उनके साथ यह बैठकें चल रही है, उनके साथ जो है ज्यादा मिलाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी को तमाम लोगों को मौका दिया गया है, जो लोग या तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो उनका जो एजेंडा है उसे मानते हैं। इसलिए शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो है इस बात को समझते हैं। हाँ। तो कोशिश यही रहेगी कि जो एजेंडा हिंदुत्व का है या फिर सनातन का है उसे जोड़ा जाए और लोगों को अपने साथ लिया जाए। रही बात शिवसेना यूबीटी और मनसे की, मनसे के पास एक ही फैक्टर है, मराठी मानुस का फैक्टर। मराठी मानुस को कैसे सुलझाया जाए, कैसे जो है उन्हें एक मत किया जाए, वो सबसे बड़ा फैक्टर। और देखिए, सबकी निगाहें इस पर भी है सत्यप्रकाश की दोनों ठाकरे ब्रदर्स आज 20 साल के बाद लगभग एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं, तो इसका असर ग्राउंड पर कितना दिख रहा है? देखिए, मराठी मानुस को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है, शिंदे शिवसेना की कोशिश कर रही है, मनसे और यूपीपी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मराठी मानुस को कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे आपस में लिया जा सकता है, उसको लेकर आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के लड़के हैं, युवा नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है। दोनों पार्टियों का जो मैनिफेस्टो तैयार करने की भी जिम्मेदारी आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास भले ही लाडली बहना जैसे योजनाओं का प्रबल जो है उनके पास आंकड़ा हो, तमाम लाडली बहनाओं को दिखाने का मौका हो और मराठी मानुस को भी लाडली बहना के जरिए उन्हें पैसा देने का मौका हो, लेकिन इन सभी से दरकिनार होकर आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे के अलग से रणनीति तैयार की जा रही है। कैसे युवा मराठी मानुस को सुझाया जाए, कैसे युवा मराठी मानुस को यह बताया जाए कि एक बार मराठी मानुस की के हाथ से अगर सत्ता चली गई दोबारा नहीं आ सकती है। इसके लिए तो आपने देखा होगा कि गुमनाम एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें बताया गया कि मराठी मानुस को एक ही होना पड़ेगा, अगर एक बार सत्ता हाथ से गई तो दोबारा मौका नहीं मिल सकता है। इसलिए सत्ते को कैसे भी बचाना एक बड़ी चुनौती है। ये कहा जा सकता है कि दोनों दल, चाहे वो महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, तो ऐसे में सत्यप्रकाश देखिए, मुंबई में अगर उसकी बात करें तो जो मुस्लिम वोट बैंक है बहुत ही ये इनका जो ठीक ठाक संख्या इनकी है, तो और कांग्रेस इनको लुभाने में लगी है। कांग्रेस मुस्लिम, दलित और जो उत्तर भारतीय इनको लुभा रही है, क्योंकि हिंदुत्व की बात शिवसेना और बीजेपी कर रही है, मराठी अस्मिता के बाद ठाकरे ब्रदर्स कर रहे हैं। अब कांग्रेस और वीबीए मुस्लिम, दलित और उत्तर भारतीयों की बात कर रहे हैं, तो ये फैक्टर कितना काम नजर कर रहा है? सत्यप्रकाश, सत्यप्रकाश, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए देखिए, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस बार है, क्योंकि आप देखिए जो लोकसभा में जो गठबंधन हुआ था, महाविकास अघाड़ी, महायुति, इसमें बिखराव हो गया। अब कांग्रेस अलग हो गई, शिवसेना उद्धव गुट अलग हो गए, वो अपने भाई के साथ मिल गए। कांग्रेस ने वीबीए के साथ गठबंधन कर लिया, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट एक साथ चुनाव मैदान में हैं। अब ऐसे में ये सोचिए कि एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है और ये लड़ाई अब अस्मिता की ही लड़ाई है, और ऐसे में तमाम जो पार्टियां गठबंधन है। सत्यप्रकाश, हमने हिंदू तो मराठी मानुस की बात कर ली, लेकिन जो कांग्रेस की नजर है वो मुस्लिम वोट बैंक पे है और दलित और उत्तर भारतीयों पे है। तो ये जो कांग्रेस की नजर है, वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, महायुति के पास अगर आरपीआई है तो कांग्रेस के पास जो है वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है, क्योंकि दलित वोट बैंक जो है करीब 7 से 8% जो है प्रकाश अम्बेडकर के पास जाता है। तो ऐसे में उसे साधने का प्रयास जो है कांग्रेस कर रही है। और दूसरा, कांग्रेस के पास एक बड़ा फैक्टर है मुस्लिम वोट।
मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए मुस्लिम तमाम कैंडिडेट को जो जिम्मेदारी दी गई है, खासकर मुंबई में असलम शेख जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से विधायक है, उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए जो है तमाम जो सीट को बंटवारे हुए हैं उसमें असलम शेख की भूमिका बेहद ज्यादा खास हो जाती है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी से अलग होकर कांग्रेस की अलग एक भूमिका है। कांग्रेस चाहती है कि अगर मराठी वोट साधने की जिम्मेदारी शिवसेना, यूबीटी और ठाकरे ब्रदर्स को है, तो दलित वोट और उत्तर भारतीय और अन्य समाज को साधने का जिम्मेदारी जो है कांग्रेस ने ले रखी है। हालांकि जीत के बाद कितनी सीटें जो है दोनों दलों की मिलती है, कैसे महापौर बचाने में कामयाब होते हैं, बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के सामने जरूर है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी एक अलग रणनीति बनाकर रखी है, क्योंकि उत्तर भारतीयों को साधना और दलित समुदाय को साधना, उसका मुस्लिम समुदाय को साधने की जिम्मेदारी जो है कांग्रेस ने ले रखी है। इसीलिए सीट शेयरिंग के दौरान इन तमाम फैक्टरों का भी ख्याल रखा गया है, जिसमें असलम शेख की भूमिका बेहद खास रही है। जी बिल्कुल, देखिए तो ये तीनों गठबंधन की बात हमने की, लेकिन जिस तरीके से आपने आरपीआई की बात की, रामदास अठावले ने कह दिया भाई हम तो अलग ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारी तो यहाँ पे बीजेपी वाले उनके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं की इज्जत कर ही नहीं रहे। तो क्या अगर वो जीत नहीं सकेंगे, जैसे अपने यहाँ यूपी में कहते हैं ना खेलेंगे खेला ही बिगाड़ देंगे, क्या वो फैक्टर वहां तो नहीं काम करेगा? देखिए, आरपीआई की तरफ से अलग होने की बात तब कही गई जब नामांकन लगभग खत्म हो गया था। हाँ। तो अब आरपीआई के पास एक ही विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले उन्हें अपने साथ में रखना है और उन्हें साथ देना भी है। और यही वजह है कि अब जब चुनाव प्रचार तेजी से शुरू कर दिया गया है, तो आरपीआई के तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी सिद्दीकुट के झंडे तले अपना भी झंडा लेकर सहमति जता रहे हैं। लेकिन अंदरूनी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति की तरफ से आरपीआई को कोई भी सीट नहीं देने से जब इनकार किया गया, उसके बाद आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। लेकिन चूंकि समुदाय और पार्टी को एक साथ रखना है, इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए आरपीआई की तरफ से एक बार फिर से ये कहा गया कि जहां जहां हमारे उम्मीदवार नहीं है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी और महायुति का समर्थन करना है। इसलिए महायुति के साथ जो है आरपीआई का इंटरनल गठबंधन काम कर रहा है और उनको सहयोग भी दे रहा है। और देखिए, चाचा भतीजे की बात ना किया जाए सत्यप्रकाश, तो वो भी बेमानी रहेगी। चाचा भतीजे भी एक साथ आने की बात है, और ऐसे में उसका क्या असर दिख रहा है चुनाव पे? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा असर है, क्योंकि मुंबई में भले ही अजीत दादा पवार की पार्टी एनसीपी के उम्मीदवारों को नहीं उतारा गया है, लेकिन एनसीपी का कुछ परसेंटेज जो है मुंबई में काम करता है। इसलिए वार्ड क्रमांक 3 में एनसीपी अजीत पवार और शरद पवार की सहमति से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, और उसी के सहारे जो है मुंबई में भी साधने का प्रयास है। पुणे की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अजीत पवार और शरद पवार दोनों एनसीपी एक साथ आ रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास चल रहा है। तो चौंकाने वाली बात है कि जिस महायुति के साथ अजीत दादा पवार मुंबई में सत्ता में काबिज है, उसी महायुति के घटक दल को हराने के लिए अपने चाचा के साथ हाथ मिलाकर शरद पवार के साथ हाथ मिलाकर मनपा पर काबिज होना चाहते हैं। तो ये राजनीति का फैक्टर है, यहाँ चाचा भतीजा नहीं होता है। यहाँ सत्ता पर कैसे काबिज होना है, कैसे अपनी सत्ता जमानी है, उस पर बेहद जद्दोजहद होती है। और यही परिणाम जो है मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, बदलापुर और पुणे की महानगर पालिका में देखने को मिल रहा है। सत्ता में एक साथ बैठे हैं, लेकिन जब उम्मीदवारी की बात आती है तो अपने अलग थलग होकर जो है अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं, फिर उन्हें अपने ही दल के उम्मीदवारों के सामने तो फ्रेंडली फाइट करने की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल ये सरप्राइज करने वाली बात है कि साथ में मुंबई में रहते हैं, लेकिन महानगर पालिका पुणे में जो है अलग थलग होकर दोनों एक दूसरे को शिकस्त देने में लगे हैं। सत्यप्रकाश, बहुत लंबे समय से आप महाराष्ट्र की सियासत को करीब से देखते नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह होती है। हम सिर्फ महायुति की बात नहीं कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की बात करें। दोनों गठबंधन ने लोकसभा बाकी चुनाव मिलकर साथ लड़ा, लेकिन बीएमसी चुनाव में आप देखिए दोनों में मतभेद हो गया। कांग्रेस अलग हो गई, इधर अजीत दादा पवार अलग हो गए। आखिर क्या वजह है कि लोग अपने मेन गठबंधन को छोड़कर अलग जाके चुनाव लड़ रहे हैं? बीएमसी चुनाव कितना अहम है इन सभी पार्टियों के लिए? देखिए, किसी भी पार्टी का जो स्तंभ होता है वो कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता से ही पार्टी गठित होती है, कार्यकर्ता से ही पदाधिकारी होते हैं, जो संगठन मजबूत होता है। हाँ। अब कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता तो संगठन कमजोर हो सकता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा। हर संगठन की अपनी एक ताकत होती है। इसी ताकत को बचाने के लिए इस बार यह फैसला लिया गया कि अगर कार्यकर्ता को मजबूत नहीं करेंगे
तो संगठन कमजोर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला कदम कांग्रेस ने उठाया और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। जब सवाल पूछा गया कि आखिर आप अकेले क्यों लड़ेंगे, जब आप महाविकास आघाड़ी के साथ में लोकसभा और विधानसभा लड़ चुके हैं, तो उनका कहना था ये चुनाव जो है कार्यकर्ताओं का चुनाव है और हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हमारी पार्टी की ताकत ग्राउंड स्तर पर देखना चाहिए, इसलिए ये जरूरी होता है कि कार्यकर्ताओं को मौका मिले। इसीलिए इसे साधते हुए हर दल ने अपनी पार्टी की मजबूती और वोट परसेंटेज को आंकने के लिए कि हमारा वोट परसेंटेज ग्राउंड लेवल पर कितना है वो देखना बहुत जरूरी है। इसलिए इससे पता लग जाएगा कि जो वोट बैंकिंग होती है, जो वोट फैक्टर होता है, वोट परसेंटेज होता है, कौन से वार्ड में कितने परसेंट वोट जो है बीजेपी को जाता है, कितने परसेंट वोट शिवसेना शिंदे गुट के, यूबीटी और ठाकरे ब्रदर्स का कितना मराठी वोट बैंक काम कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सभी दलों ने अलग थलग मंचों को भी और शिवसेना यूबीटी को भी ये देखना है कि मराठी वोट बैंक मुंबई महाराष्ट्र में कितना ज्यादा सक्रिय है और उनकी भूमिका क्या है, कितने परसेंट ठाकरे ब्रदर्स को मानते हैं, ये बहुत खास हो जाता है। इसलिए सभी दल अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका बस मामला एक ही है, वो चाहते हैं कि हमारे संगठन की ताकत कितनी मजबूत है, उसे और कितने मजबूत करने की जरूरत है। और हर कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ेगा तब जो है उसे इस बात का अंदेशा भी होगा कि आगे भविष्य में उसकी खुद की राजनीति कितने आगे जाने वाली है। कोई वार्ड अध्यक्ष होता है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष होता है, कोई विभाग प्रमुख होता है, कोई संगठन मंत्री होता है, हर किसी की अलग अलग भूमिका होती है और इसी चुनाव में वह भूमिका स्पष्ट हो जाती है कि इनके नेतृत्व में कौन इलाके में, कौन से वार्ड में, कौन से प्रभाग में कितने वोट परसेंटेज बढ़े हैं या घटे हैं तो उसका कारण क्या है, वार्ड अध्यक्ष ने काम नहीं किया या सही से तालमेल नहीं बिठाया, तमाम चीजों का पता लग जाता है। इसलिए ये संगठनात्मक जो है पार्टी को मजबूत करने का एक चुनाव है और इसीलिए महानगर पालिका जो ग्राउंड लेवल पर गटर नाले, साफ सफाई, रोड, सड़क, गटर, इसका जो राइट का काम होता है वो जिम्मेदारी जो है कारपोरेटर के पास होती है। तो कारपोरेटर जो है ग्राउंड लेवल से जुड़ा होता है, इसलिए ग्राउंड पर पार्टी की कितनी मजबूती है इसके वो स्पष्ट हो जाता है। इसलिए चुनाव बहुत खास है और पार्टी लेवल पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पार्टी की स्थिति अभी क्या है। जी सत्यप्रकाश, एक चीज समझना चाहेंगे, बहुत बड़ा फैक्टर है कि अभी तक बीएमसी पर शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ समय की जो सियासत हुई है, शिवसेना टूट गई, एक शिवसेना टूट के बीजेपी के साथ है और दूसरा उद्धव कांग्रेस के साथ चली गई, बेमेल गठबंधन हो गया था। अब इन सब के बीच बीजेपी चाहेगी कि अब शिवसेना का जो दबदबा रहा है बीएमसी पर उसको खत्म किया जाए और यही वजह है कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं। तो इसको लेकर क्या गेम प्लान है बीजेपी का? देखिए, महानगर पालिका का बजट 67,000 करोड़ है, 84,000 करोड़ जो है फंडिंग है, एफडी है, फिक्स डिपोजिट है, उस पर महायुति की नजर है। जिस तरीके का विकास पिछले 20 सालों में मुंबई महानगर पालिका का होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है। कई तरह के करप्शन जो है बाहर आए हैं, जो भ्रष्टाचार उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लोगों के सामने रखा है, चाहे सारे है मतलब स्लम को डेवलप करने का हो या गटर नाले का हो, सड़क के विकास का हो, लाइट की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था, ऐसी तमाम भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कम से कम विकास का जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है, जो विकास लोगों को मिलना चाहिए वो विकास मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यह सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जाहिर तौर पर हर कोई चाहता है कि जो सत्ता में काबिज होता है उसका वर्चस्व चलता है, इसलिए भ्रष्टाचार होता है। लेकिन जब परिवर्तन होता है तो भ्रष्टाचार का जो पैमाना होता है, लेवल होता है, वो कम हो जाता है। इसलिए पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार का जो आंकड़ा है वो कम हुआ है, चाहे कोरोना काल से हो या फिर कोरोना काल के बाद से हो, आंकड़े कम आए हैं, भ्रष्टाचार कम उजागर हुआ है। तो कहीं न कहीं ये डर है भारतीय जनता पार्टी का कि महायुति जो भ्रष्टाचार बोल रही थी अब धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन जब सत्ता से हाथ से जाएगी तो जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार का खुलासा और तेजी से होगा। यह होना नहीं चाहिए। इसलिए महायुति और महाविकास आघाड़ी के साथ जो ठाकरे ब्रदर्स है वो एक साथ एक मंच पर आए हैं कि कैसे भी मुंबई की सबसे बड़ी जो है आर्थिक राजधानी कही जाने वाली जो महानगर पालिका उसे बचाना है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी बजट वाली महानगर पालिका के चुनाव हो रहा है जो सबकी नजरों पर है और इसलिए इसे बचाना बहुत जरूरी है। और सत्यप्रकाश, देखिए अब चुनाव जो है उसका प्रचार शुरू हो चुका है,
दोनों ठाकरे ब्रदर्स को अब कंबाइंड रैली भी करनी है और उनके बेटे यानी जो तीसरी पीढ़ी है बाला साहब की, वो पूरी प्लानिंग कर रही है और ठाकरे ब्रदर्स जो है चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। यानी अब चाहे आदित्य ठाकरे हो या फिर राज ठाकरे के बेटे हो, ये लोग जो है अब युवाओं को अपनी तरफ पाले में करने के लिए ये लोग रणनीति बना रहे हैं, ये लोग मैनिफेस्टो तय कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो में क्या होगा। बिल्कुल, देखिए ठाकरे ब्रदर्स की एक भूमिका है कि मराठी वोट बैंक को स्थापने के लिए सबसे पहले मराठी युवाओं को आकर्षित किया जाए, मराठी युवाओं के भविष्य के लिए कुछ कहा जाए, कुछ सोचा जाए, उन्हें समझाया जाए कि अब ठाकरे ब्रदर्स एक हो गया है। लेकिन जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी वो अलग थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जब एक बार कोई आवाज उठाते थे उसे सारे मन से सारे मराठी जो है समझते थे, उसकी पावर को समझते थे। क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता ठाकरे ब्रदर्स की बात करता था तो सबसे पहले नाम जो है बाला साहब ठाकरे के लिया जाता था। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे अब महाविकास आघाड़ी के साथ जब गए, उसके बाद से उनका वर्चस्व धीरे धीरे कम हो गया। हालत ऐसी रही है कि ठाकरे ब्रदर्स को समझने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब राज ठाकरे उनके साथ आए तो ठाकरे ब्रदर्स की पावर थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि मनसे का एक अलग से तरीका रहा है राजनीति करने का। मनसे ने हमेशा से हिंदुत्व को साथ में लेकर चला है। मनसे ने हमेशा महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर बात कही है, चाहे मराठी लैंग्वेज की बात है या मराठी भाषा में बोर्ड लगाने की बात है या मराठी मानुष को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दिलाने की बात है। इस पर राज ठाकरे ने अपना जो है सत्यप्रकाश, एक आखिरी सवाल, समय की कमी है, एक आखिरी सवाल। निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी एनडीए ने अपना दबदबा दिखाया, उसका असर यहां पे कितना? बिल्कुल, देखिए मुंबई महानगर पालिका चुनाव बिल्कुल अलग है और महाराष्ट्र का जो निकाय चुनाव है बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र मुंबई का महानगर पालिका चुनाव जो है अस्मिता पे होती है, विकास पे होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है, ज्यादा से ज्यादा विकास करने वालों के समर्थन में होता है, ये बेहद खास हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से इसका बहुत ज्यादा जो तालमेल नहीं होता। लेकिन मुंबई महानगर पालिका अपने आप में एक बड़ी चुनाव के तरह लोग देखते हैं, इसीलिए मुंबई महानगर पालिका का किला फतह करने के लिए आपने देखा कि किस तरह से लगातार महाविकास आघाड़ी, महायुति, कांग्रेस, मनसे, ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए। ठीक है, इसकी पावर इसी पे समझ लीजिए कि ठाकरे ब्रदर्स को एक साथ आना पड़ा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो त्रिकोणीय लड़ाई है और सभी पार्टियों की साख दांव पे लगी हुई है और खासकर हम ठाकरे ब्रदर्स की बात करें तो उनको अपनी प्रतिष्ठा और परंपरा को बचानी है।